स्टॉक एक्सचेंज के बहुत बड़े नाम अकील करीम जैदी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज के भी रेडी हैं? बड़ों के बात न सुनते हुए बिजनेस में एक्टिव हुआ। एक्सचेंज के अलावा आपने ग्वादर पोर्ट में इन्वेस्ट किया था, बट वो जो प्रोजेक्ट था नाकाम हुआ, बंद हो गया और कंप्लीट नहीं हुआ। आईएमएफ बार बार आपको लोन दे रहा है, तो वो ये भी तो देखेगा ना कि पैसे उसको वापस मिलेंगे कि नहीं रिटर्न में क्या मिलेंगे। मिलता तो है? ठीक उनकी है तरफ से अब कंडीशनें सख्त कर दी। नहीं, और हमें ये भी पता चला कि कोई भी खरीदार अगर व्यापारी के पास जाता है और कोई बड़ा जानवर पसंद आता है तो खरीदार कहते हैं भाई ये कितने का है, तो वो कहते हैं भाई दिस इज नॉट फॉर सेलिंग, ये जो है हमारे डैडी साहब ने खरीद लिया है। मेरा एक दोस्त है आमिर, यूनाइटेड वाला। हम्म, मैं समझता हूँ मैंने बड़े बड़े पाकिस्तान में लोग देखे हैं, जित जो बछड़ी वो बंदा बना सकता है इस पाकिस्तान में। मछली, मतलब अच्छा ओके गाय, गाय, ठीक है मतलब पाकिस्तान में कोई मैच नहीं है उसका। बिल्कुल ठीक है। जिस अभी सूरत हाल है गवर्नमेंट की, आप अभी सेटिस्फाइड हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट अभी चल रही है? ये भी सही है कि आपके वालिद साहब ने वो कमिटमेंट पूरी की। गवर्नर हाउस हर एक के लिए बिल्कुल खुला हुआ है। उन्होंने आईटी के हवाले से बहुत बड़ा काम किया है, उसमें कोई शक नहीं है। गवर्नर हाउस के अंदर IT जितनी क्लासेस उनकी तारीफ की जाए कम है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द टीजेड पॉडकास्ट। मैं ज़ैद खान टेसोरी, आपका होस्ट, आपका दोस्त, खुशामदीद करता हूं आपको एक और पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के अंदर। आज के जो हमारे एपिसोड के गेस्ट हैं मारूफ बिजनेसमैन, टॉप टीयर बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बहुत बड़े नाम, चेयरमैन AKD ग्रुप जनाब अकील करीम जैदी साहब। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया अपने ऑफिस के अंदर और आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं। कुछ सवाल हैं, ये सवालों का जवाब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप देंगे। कुछ थोड़े मसालेदार सवाल भी हमने रेडी किए हुए हैं, इंशाल्लाह जवाब आपसे उम्मीद करते हैं। आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? जर्नी स्टार्ट की वालिद साहब के साथ। ठीक है, बहुत छोटी उम्र थी, क्लास 7। क्लास 7 से। और कुछ गलतियां भी हुई हैं। हम्म, जारी बात है कि बचपन में बंदे को इस वक्त आपको भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि आप स्कूल ना जाएं और कोई बिजनेस करें, तो आप मैं फौरन ज़रूर कहेंगे करूँगा, कि बिल्कुल मैं बिजनेस करूं। बिल्कुल। तो बस बदकिस्मती भी कह सकते हैं या हाँ, अच्छी बात कहे। बहरहाल मैंने बड़ों के बात ना सुनते हुए बिजनेस में एक्टिव हुआ। एक्टिव हुए, ठीक है। और वो आपके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ या अच्छा साबित देखिए, हुआ? अच्छा साबित है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर बड़ों की बात मानते तो हो सकता है उससे ज़्यादा अच्छा होता। उससे ज़्यादा अच्छा होता, या तो मानते हैं? मैं ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि गलती मुझसे ज़रूर हुई है। हम्म, तो उस गलती को मैं कभी किसी को ये नहीं कहूँगा कि यार AKD इतना बड़ा नाम है और उसने पढ़ाई के दौरान काम भी शुरू कर दिया। तो मैं मशवरा ये दूंगा, पढ़ाई पहले करें, बिल्कुल। काम बाद में करें। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप हाँ। ये कहते हैं, और इसको किसी की भी चीज़ के लिए, किसी भी मफाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, और इसको आप साबित करते हैं। ठीक है, डेली रूटीन आपका क्या है? AKD का डेली रूटीन कैसे होता है? मेरा, सुबह उठते हैं, क्या देखिए करते हैं? मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं बहुत पीछे चला जाऊँ, मैं स्कूल लाइफ से चला जाऊँ, तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रहता था, बिल्कुल। बिजनेस की भी एक्टिविटीज़ करता था, हम्म, पढ़ाई भी करता था। हम्म, लेकिन जाहिर बात है कि पढ़ाई की दिलचस्पी, जब आप बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो पढ़ाई की दिलचस्पी कम हो जाती है। हम्म, और वो मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम्म, वाकई ये मैं शायद उसको फोकस करना चाहिए। हम्म, लेकिन अल्लाह ताला ने बिजनेस में मुझे काफ़ी कामयाब किया। हम्म, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता अपने आप को सेल्फ मेड। मैं हम्म, अपने वालिद साहब की उंगली पकड़ के चला हूँ हम्म, और उन्हीं के साए तले मैंने काम स्टार्ट किया हम्म, और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कामयाबी दी। जहाँ भी मैं गया हूँ मुझे कामयाबी मिलती गई। हम्म। अच्छा, आपके बच्चों ने भी बिजनेस में ज़्यादा फोकस किया या पढ़ाई के अंदर? मेरे बच्चों को, क्योंकि मैं अपनी गलती दोबारा दोहराना रिपीट नहीं नहीं करना चाहता चाहते, था, ठीक तो है। अपने बच्चों को मैंने सब तालीम के बाद बिजनेस में अलाउ किया। तालीम के बाद तालीम के वो बाद एज क्या होगी? 20 से मतलब अबव? ग्रेजुएशन उन्होंने कर ली, उसके बाद उसके वापस साथ आ बाद वो गए। आ सकते थे और वो आए। और माशाल्लाह चारों बेटियों ने अच्छी तालीम हासिल की। स्टॉक एक्सचेंज के बहुत बड़े नाम अकील करीम जैदी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज के भी रेडी हैं? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में मेरा एक्चुअल तो डैडी जो है मेरा सर नेम है। ठीक है। लेकिन जाहिर बात है कि स्टॉक में हम छोटे से बड़े हुए हैं और सभी को जानते हैं और बहुत लंबा अरसा हमने वहाँ गुजारा है। तो वैसे तो हमारे हाउसिंग वगैरह का काम बहुत पुराना है, बिफोर है, लेकिन स्टॉक से मैं जाना पहचाना जाता हूँ।
और अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है और हमने माशाल्लाह इक्विटी मार्केट के लिए बहुत काम किया है और कामयाबी भी हासिल की है। तो माशाल्लाह हमेशा अल्लाह ताला ने हर जगह कामयाबी दी। ये भी कहा जाता है कि आपकी आवाज़ से मार्केट खुलती है, बंद होती है, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए मार्केट में एक दौर होता था कि भेड़-चाल की तरह लोग काम करते थे। अब तो माशाल्लाह बड़े पढ़े-लिखे बच्चे आए हुए हैं और वो माशाल्लाह बैलेंस शीट पढ़ के स्टॉक्स खरीदते हैं और म्यूचुअल फंड भी आ गए हैं। पहले ये सब होते नहीं थे म्यूचुअल फंड वगैरह। पहले सिर्फ ये होता था आईसीपी और एनआईटी होते थे और स्टेट लाइफ होता था। तो ये लोग इन्वेस्टर होते थे, लेकिन अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टर मार्केट में आ गए हैं और वो बुक को फॉलो भी करते हैं, रिसर्च को फॉलो करते हैं। तो अब वो चीज़ें दिन ब दिन कम होती जा रही है क्योंकि बैलेंस शीट जो पढ़ेगा वो कभी भी मार्केट में लॉस नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि बैलेंस शीट पढ़ने वाला हमेशा कामयाब होगा। अगर 10 स्टॉक खरीदेगा तो 2 स्टॉक्स में हो सकता है लॉस करे, लॉस लेकिन करे 8 में कामयाबी ठीक है, से ठीक है। इन्वेस्टमेंट जारी रहेगी। बिल्कुल ठीक है। बिगेस्ट क्रैश ऑफ स्टॉक मार्केट जो आपको लगता है अभी भी याद हो, उसका असर अभी भी हो और आपने उससे रिकवर कैसे किया? देखिए 2008 सबसे बड़ा क्राइसिस था। बिल्कुल। इसके पहले अगर हम 98 में न्यूक्लियर ब्लास्ट करें तो उसमें जारी बात है कि डॉलर को फ्रीज किया गया था, तो वो भी एक क्राइसिस था। लेकिन इन बिटवीन मार्केट ने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी थी। अगर हम 98 और 2008 के बीच का पीरियड लेते हैं तो वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद रहा। स्टॉक अच्छा स्पेल था और हमारी मार्केट ने $100 बिलियन क्रॉस किया था उन दिनों में, जो कि बाद में जाके फिर गिर के ये $30 बिलियन पे आ गई थी। तो उसकी वजूहत ये है कि पाकिस्तान की रुपी को में वीकनेस बहुत आई है। हमारे बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे जिसको हम रॉन्ग डिसीजन कहते हैं, जिसमें हम ये आईपीपी वगैरह का सर फहरिस्त जिक्र करेंगे कि जिन जिन के दौर में ये साइन हुए हैं थोड़ी सी मुल्क के साथ ज्यादती हुई ज़्यादती है हुई है। और वो ज्यादती आज तक भुगत रहे हैं और फिर करंट गवर्नमेंट तो उसको ज़्यादा भुगत रही है क्योंकि जारी बात है कि जो सब्सिडी थी इनको विड्रॉ करनी पड़ी है क्योंकि आईएमएफ से हम काफ़ी पैकेज ले चुके थे। अब गुंजाइश थी नहीं कि आईएमएफ हमारी बात मानता, तो आईएमएफ ने उस कंडीशन पे तो पैसे देने पे एग्री किया है कि सर आप लोग पहले सब्सिडी ख़त्म करें और आप जो सब्सिडी दे रहे हैं ये जाहिर बात है कि आपकी बैलेंस शीट को ख़राब कर रही है और अब हम आपको पैसा जब ही देंगे जब ये बैलेंस शीट आपकी बेहतर होती हुई दिखेगी। तो जाहिर बात है कि गवर्नमेंट के ना चाहते हुए भी ये सब्सिडी हमें ख़त्म करनी पड़ी, लेकिन इसका ख़त्म करने के लिए हमें पे भी करना पड़ रहा है क्योंकि ये आम आदमी उसकी वजह से बहुत मुतासिर हो रहा है। छोटा आदमी तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जब ये एग्रीमेंट साइन किए गए थे तो छोटा आदमी जब भी तकलीफ में था अभी भी और तकलीफ में। आज ये सब्सिडी ख़त्म करने की वजह से मुश्किलात उनके ऊपर ज़्यादा आई हुई है। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट एफर्ट्स करने चाहिए कि इस वक्त प्रायोरिटी पे जितनी बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी परेशान है, लेकिन वो परेशानी बिजनेस कम्युनिटी की तो जल्दी हल हो सकती है और वो पैसे थोड़े कम कमाएंगे, लेकिन जो आम आदमी है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और इसके लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई प्रपोज़ल लाने की ज़रूरत है। हमारे जहन में 2-3 प्रपोज़ल हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट इसको मान ले तो हम ये समझते हैं कि कम से कम हम किसी का दुख ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते कम हैं। कर सकते हैं। और वो प्रपोज़ल हमने जो दिया है कि छोटे लोग जो बिजली यूज़ कर रहे हैं, जो 5 मीटर की उस पे जाए, 5 किलोवाट पे अगर वो जाए तो मैं समझता हूँ अगर सोलर में कन्वर्ट करेंगे तो 4-5 लाख में लग जाएगा। अच्छा। तो गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी मिल के अगर मिल के ये सपोर्ट करे और इंटरेस्ट फ्री लोन उनको दे दे तो बेहतरी आ सकती है। तो उससे ये हो सकता है कि कम से कम हम 50,000 लाख फैमिलीज़ को कम से कम पहले साल में ये कम रिलीफ है। फैसिलिटीज़ दें। तो मैं समझता हूँ कि उनके कुछ दुख और दर्द हम दूर कर सकते। ये बिजली का जो इशू है हमें देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की कराची की अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। बाहर के मुल्क जो होते हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान की जो अवाम है वो बिल्कुल गिव अप कर दिया है। इसका इशू क्यों है इतना इसके बिजली इशू का? क्यों है कि पाकिस्तान में जाहिर बात है कि बिजली शॉर्टेज थी। अब जब शॉर्टेज थी तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी आईपीपी के नाम से। ठीक है। अब उस पॉलिसी में जो प्रोजेक्ट लगने थे वो बीओटी के
बेसिस पे लग रहे थे, उसको हम कहते हैं बिल्ट ऑन एंड ट्रांसफर। मतलब जितने साल की आपको पेमेंट दी जाएगी, इसके बाद ये प्रोजेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। 30 साल की, ठीक है। अब जाहिर बात है कि हमारे लोग थोड़े से स्मार्ट हैं, वो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर को BOO बिल्ड ऑन ऑपरेट कर दिया, अच्छा, ये स्मार्ट नहीं, एक्स्ट्रा स्मार्ट है। एक्स्ट्रा स्मार्ट, ठीक है ना। अब एक तो उन्होंने ये चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद जाहिर बात है कि प्रोजेक्ट की लाइफ ख़त्म हो जाती है तो प्रोजेक्ट फिर भी चलते रहे। फिर हमने 50,000 मेगावाट बिजली एग्रीमेंट कर लिए। अब 50,000 मेगावाट की हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है और हमारी डिमांड आज भी 20,000 नहीं है। समर है, समर में भी 20,000 नहीं है, विंटर में 8,000 पे चली जाती है, समर में 16-17 और पिक आवर में अभी 20,000 हुई है। तो ये हमारे होता ही है कि जितने हमने एग्रीमेंट किए उनको हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है। ठीक है। तो वो कैपेसिटी पेमेंट जो हम दे रहे हैं ना, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत बड़ी सब्सिडी देनी पड़ रही थी। अब वो सब्सिडी जाहिर बात है कि जब आपका मुल्क अफोर्ड कर रहा था तो शायद वो सब्सिडी अफोर्ड कर रहे थे, लेकिन जाहिर बात है कि हर साल, हर आने वाला साल मुश्किल साल होता गया और ये बिजली जो हम जितने में खरीदते थे उससे क्वार्टर रेट में हम बेच रहे थे। क्वार्टर रेट में, ठीक है। अब IMF के पैकेज से भी हमारे हालात संभले नहीं, हमारे डेफिसिट बढ़ते गए, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया, हमारे रिजर्व गिरते गए, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ता गया। तो जाहिर बात है कि इन्फ्लेशन अब बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। तो अब जो पैकेज हमने IMF से लेने की कोशिश की, तो जाहिर बात है कि ये पैकेज IMF बार बार आपको लोन दे रहा है, तो वो ये भी तो देखेगा ना कि पैसे उसको वापस मिलेंगे कि रिटर्न नहीं में क्या मिलेंगे। मिलता है, तो ठीक उनकी तरफ से अब कंडीशनें सख्त कर दी गई। ठीक है। उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान को डिसिप्लिन करना आसान नहीं है, मुश्किल है। अब उन्होंने अपनी सराहत दे दी कि भाई आप ये सारी सब्सिडी ख़त्म करें। तो सारी सब्सिडी इन्होंने ख़त्म की। अब नहीं करते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है, करते हैं तो मसाइल बढ़ते हैं। तो वो सब्सिडी सारी ख़त्म कर दी और उसकी वजह से हमारे नंबर्स बेहतर हो गए, हमारे ट्रेड डेफिसिट के नंबर बेहतर हुए, हमारे करंट अकाउंट के नंबर बेहतर हुए। लेकिन दूसरी तरफ हमने गरीबों को उठा के मार दिया, दूसरी तरफ हम बहुत लंबे लंबे टैक्सेस भी लगाने पड़ गए। तो ये तो सबको एहसास हो गया कि IPP जो हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अब जाहिर बात है कि उसका हल निकालना होगा। गवर्नमेंट की कमिटमेंट भी है, अब गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट ऑनर करना भी चाहती है। तो अब दोनों तरफ फंसे हुए हैं। अगर आप बिजली के रेट कम करने जाते हैं तो IMF आपको अलाउ नहीं करेगी, और अगर आप बढ़ाते हैं तो डेफिनेट पूरी दुनिया को आपको कम्पीट करना है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपकी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी परफॉर्म कर रहा है, वहाँ से ग्रोथ भी आ रही है। पहले ये होता था हमारे वीट काफ़ी मुश्किल से हम पूरी कर पाते थे, अब तो हम वीट भी एक्सपोर्ट करने के काबिल हो गए, राइस भी एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, सोयाबीन भी हमने अच्छा इस दफ़ा, और कॉर्न हमने काफ़ी जनरेट किया, कॉर्न को भी एक्सपोर्ट किया, कॉर्न ऑयल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर इसके साथ कॉटन की भी हमारी क्रॉप्स की साइज़ बेहतर हुई है। तो कुछ चीज़ें बुरी भी हुई हैं और कुछ बहुत अच्छी भी हो रही हैं। लेकिन ये है कि IPP की वजह से इस पर कोई शक नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। अगर उसमें कोई बेईमानी हुई है तो बहरहाल उसको ज़रूर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, लेकिन किसी सूरत में हम ये भी नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट डिसऑनर करे, क्योंकि इसके बाद अगर आप जाएं तो फिर बैंक के डिपॉजिट आपके उठा के देखें तो वहाँ भी गवर्नमेंट की बोरोइंग बहुत है, और जब गवर्नमेंट बोरो करती है तो आम आवाम को तो पैसा मिलने से रहा। तो एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने इनके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि ADR वगैरह के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगर इतने से कम हुआ तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा, उससे नीचे जाएगा तो और टैक्स रेट बढ़ जाएगा। तो बहरहाल गवर्नमेंट अपनी तौर पे कोशिशें कर रही है, लेकिन जाहिर बात है कि इतना ह्यूज अपनी रीपेमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट हमारी बहुत बड़ी है। तो अब इस इंटरेस्ट की पेमेंट देते हुए हमें कॉम्प्रोमाइज बजट करना बनाना पड़ेगा। आसान नहीं ठीक होगा, है। क्योंकि हमारे रेवेन्यू टारगेट अभी कोई बहुत बड़े टारगेट है नहीं, और हर साल जाहिर बात है कि IMF आपके रेवेन्यू टारगेट वो बढ़ा देती है, और हमारे टैक्स पेयर भी कम है।
तो मुश्किलात तो बहुत हैं, बहुत है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मुश्किलात की वजह से मुल्क चल नहीं रहा। तो ये मुश्किलात आप बढ़ते हुए देख रहे हैं? मुल्क चल भी रहा है, मुश्किलात फेस भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मसला उनका है जो छोटा आदमी है, और उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ना कोई हल निकाले। और छोटे छोटे मैं समझता हूँ लोग हैं, उनके लिए हम सोलर पावर का इंतज़ाम कर सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन उनको दे दें, ताकि उनके 15,000 और 20,000 रुपये का जो बिल आता है उससे उनको निजात मिले, और 1,000-1,200 रुपये गवर्नमेंट उनसे मंथली किस्त ले ले। तो ये सारी चीज़ें भी हमें करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक वरना है। हम अपने आवाम को बिल्कुल भी उठा के फेंक नहीं सकते। एक्सचेंज के अलावा आपने ग्वादर पोर्ट में इन्वेस्ट किया था, बट वो जो प्रोजेक्ट था नाकाम हुआ, बंद हो गया और कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए, ग्वादर पोर्ट जब हमने साइन किया था ठीक है। तो उसमें शुरू में तो मैंने ही इसमें हिम्मत की थी। इसके बाद सिंगापुर पोर्ट मेरे साथ आई थी। इन शुरू सबको में आप लाए थे? हाँ, सिंगापुर पोर्ट मेरे साथ पार्टनर थी, और वो पहले तो इंटरेस्टेड 20% में थे, लेकिन हमने उनको ऑप्शन दिया हुआ था कि अगर आप 20% रखें तो भी हमें कोई हर्ज नहीं है, अगर आप अपना स्टेक बढ़ाना चाहें तब भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रोसेस उन्होंने हमारा अपना हिस्सा 40% कर लिया, अच्छा। और जब हम बिडिंग में गए तो उन्होंने कहा हम 60% पे आना चाहते हैं। मैंने कहा आपको ओके। ओपन है, आप 100% लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो 60% फाइनली इनका हो गया और 40% मैं था। जब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया हमें, सिंगापुर और एकेडी को, तो इसके बाद एनएलसी ने रिक्वेस्ट की। उस ज़माने में शौकत अजीज साहब का ख्याल था कि आपको एनएलसी को भी थोड़ा बहुत हिस्सा देना चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। तो एनएलसी को हमने 20% दिया। लेकिन जब ये सारा काम हमने कर दिया तो इसके बाद सिंगापुर पोर्ट ने जो इक्विपमेंट लगाए थे, वो इक्विपमेंट मैं समझता हूँ इस काबिल नहीं थे कि वो पोर्ट के लिए सपोर्ट करते। तो थोड़ी सी हमें ऐसा लग रहा था कि पोर्ट तो हमें मिल गई है, लेकिन पोर्ट में एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर थी। और जाहिर बात है कि सिंगापुर पोर्ट पूरी दुनिया में पोर्ट चलाती है, इवन दुबई में भी चलाती है, इवन चाइना में भी चलाती है। तो जरदारी साहब का इंटरेस्ट डेवलप हुआ जब इनकी हुकूमत आई 2008 से 13 तक ये लोग थे पावर में। तो एक दिन जरदारी साहब का मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि अकील, ये पोर्ट तो ऑपरेट हो नहीं रही, और मैं ये चाहता हूँ कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मेरी बात हुई है, तो हम ये पोर्ट गवर्नमेंट तो दे नहीं सकती चाइना को, क्योंकि फिर उनको नए सिरे से प्रोसेस करना पड़ेगा, और आप लोगों के पास पोर्ट है तो आप भी आसानी से नहीं दोगे। मैं कहा भाई मुझसे तो अभी चाहिए, अभी ले लो, मेरा तो कोई ऐसा वो नहीं है, मुल्क का इंटरेस्ट मेरे लिए पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। जरदारी साहब को मना नहीं कर सकते थे आप? नहीं, जरदारी कोई भी होता, मुल्क के इंटरेस्ट की बात है ना। देखिए, ये पाकिस्तान में एक पोर्ट, दो पोर्ट है, ठीक है। ग्वादर पोर्ट तीसरी पोर्ट है, और ग्वादर पोर्ट, अब पोर्ट में इस मुल्क में 1000 किलोमीटर की कोस्टल बेल्ट है, और इसमें सिर्फ 2 या 3 पोर्ट है। तो जब तक 10, 12, 15 पोर्ट नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान ग्रो नहीं कर सकता। पाकिस्तान अगर देखें, पोर्ट सिटी कराची है, पाकिस्तान ग्रो कराची से कर सकता है। हमारी बदकिस्मती है, डेवलपमेंट हमने कहीं और कर दी। अगर इस सिटी के ऊपर जितना पैसा लगाएंगे वो 10 गुना वापस आएगा। बाकी जहाँ भी पैसे लगाओगे ना, जितना लगाओगे उससे 10% वापस आएगा। बहरहाल जरदारी साहब की रिक्वेस्ट थी और हमने उनको ऑनर किया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, पीपल्स पार्टी के वो लीडर भी थे, और हमने पहले ही मुलाकात उन्होंने मेरी चाइनीज़ एम्बेसडर से कराई, और चाइनीज़ एम्बेसडर से हमने ये ज़रूर कहा कि हाँ, सिंगापुर पोर्ट इंटरेस्ट नहीं ले रही है और इसकी वजह से पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा। इस डिसीजन को आप रिग्रेट करते हैं? मेरा ख्याल है मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अच्छा। अगर चाइना फुल फ्लैश पाकिस्तान में एक्टिव हो जाए तो। अभी तक चाइनीज़, जाहिर बात है, उतनी एक्टिविटीज़ चाइनीज़ ने नहीं दिखाई जितनी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है। लेकिन जाहिर बात है कि उनके अपने भी इशू हैं, लेकिन हम ये ज़रूर सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में चाइना का इंटरेस्ट है, और अगर फुल फ्लैश इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, ग्वादर पोर्ट, कराची पोर्ट, पोर्ट कासम, ये 3 पोर्टें हमारे लिए बहुत कम होगी। ये 30 पोर्ट हम और बनाएंगे, और ये पोर्ट सिटी दुनिया में बहुत जल्दी ग्रो करती है। और पाकिस्तान में आप देखें, कलेक्शन वगैरह पोर्ट सिटी से बहुत हो रहा है, एक्टिविटीज़ अब हो रही हैं। अब पिछले दिनों हमने देखा है चाइनीज़ कराची में बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाने आ रहे हैं, और एक ऑटो सेक्टर में तो बहुत बड़ा ग्रुप है, जो दुनिया में सबसे बड़ा ग्रुप है, वो पाकिस्तान में
रुख कर रहा है और कराची में वो अपना बहुत बड़ा प्लांट लगा रहा है हबीबुल्ला साहब के साथ मिल के, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के लिए गुड साइन है और हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि टेक्सला जो दुनिया की सबसे ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी थी, उससे भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है और उससे हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये ऑटो सेक्टर पूरे पाकिस्तान को अपनी डिमांड भी सप्लाई भी करेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा। तो अभी आप तो सेटिस्फाइड हैं? मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। पाकिस्तान ने ग्रो करना है, लेकिन जो मुश्किलात है, मैंने कहा ना, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है और उस महंगी इलेक्ट्रिसिटी में बिजनेस कम्युनिटी जाहिर बात है कि परेशान है। तो इस मसले का हल बैठ के निकालना पड़ेगा। और निकल हम सकता ये है। भी नहीं कहते कि गवर्नमेंट फर्दर कोई सब्सिडी दे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए और हम समझते हैं कि हमें अगर आप साथ बैठाएंगे तो रास्ता निकल आता है। निकलेगा। नीयतें अच्छी होनी चाहिए, रास्ते आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिस अभी सूरत-हाल है गवर्नमेंट की, आप अभी सैटिस्फाइड हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट अभी चल रही है? देखिए, गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है। आज अगर ये गवर्नमेंट कहे कि मैं किसी को रिलीफ देना चाहूँ, वो नहीं दे सकती, क्योंकि अब आप उस स्टेज पे आ गए हैं कि आपके ऊपर लोन बहुत ज़्यादा आप एक है, जगह फँस गए हैं। आपकी डेट सर्विसिंग बहुत बढ़ गई है। दूसरी तरफ आपके लिए अच्छी खबर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर आपका परफॉर्म कर रहा है। दूसरी तरफ आपको ये भी परफॉर्मेंस है कि आपके ट्रेड डेफिसिट के नंबर सही हो गए हैं, आपके एक्सपोर्ट के नंबर उतने बुरी तरह नहीं गिरे हैं, आपके इंपोर्ट के नंबर ज़्यादा नीचे आए हैं। फिर ये आप देखें कि आपका रुपी स्ट्रॉन्ग हो गया है। अगर ये रुपी फर्दर वीक हो रहा होता तो आपके इन्फ्लेशन के नंबर नीचे नहीं आते। अब आपकी कामयाबी ये हो गई है और ये कामयाबी मैं यकीन से कह सकता हूँ SIFC को भी इसका क्रेडिट जाता है और आर्मी को जाता है कि इन्होंने आपके रुपी को बचा लिया। अगर ये रुपी खुदा रखवास 340 से अगर ये 380 हो जाता तो यहाँ तो बहुत तबाही हो जाती। तो हो जाती, तो ठीक है। आज आपके रुपी स्ट्रांग होने की वजह से बिजनेस एक्टिविटीज बेहतर हो रही हैं, आप इक्विटी मार्केट परफॉर्म कर रही है, लेकिन साथ साथ में हमें उन लेबर का ख्याल करना है, छोटे लोगों का ख्याल करना है जो 40,000 रुपये की तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना, वो पावर सेक्टर का बिल वो किसी सूरत में भी पे नहीं कर सकते। या तो फिर हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, ग्रोथ पे जाएंगे तो अब हमारे रिजर्व ज़्यादा होने चाहिए और रिजर्व ज़्यादा करने जाते हैं तो फिर थोड़ी बहुत मुश्किलात आती है। तो सही। मैं आपको गवर्नमेंट के लिए मुश्किल टाइम ज़रूर है, लेकिन इस मुश्किल टाइम में डिसीजन मेकिंग हो रही है। मैंने ये देखा बहुत सारी हर्डल्स आई है, लेकिन थ्रू SIFC में ये हर्डल्स रोकी गई हैं और क्लियर की गई है। तो मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मिलजुल के इस मुल्क में अब डिसीजन लेने की ज़रूरत है और वो डिसीजन चाइना पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहता है और जाहिर बात है कि उसकी कंडीशन है कि लॉ एंड ऑर्डर उसको सही हो तो वो पैसे लगाएगा। और ये इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए कि अगर दहशतगर्दी के वाक़यात कम होते हैं तो ये एक्टिविटीज़ बेहतर हो सकती है। और जाहिर बात है कि गवर्नमेंट को ये सब कुछ करना है और यहाँ भी सबसे ज़्यादा रोल आर्मी का ही सामने आ रहा है। बिल्कुल। तो हम सब दुआ गो है अल्लाह ताला पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाले। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा लाइटर मोड की तरफ आ जाते हैं। रमज़ान के अंदर सहरी के दौरान मैंने सुना है कि आप खालादर जाते हैं और उसके अंदर आपको देखिए, मालपूरा खाने के शौकीन हैं। रमज़ान हमारा ऐसा निकलता है, ये जो 30 दिन हमारे हाँ। होते हैं ना, या 29 दिन रोज़े के, ये तो हमारे लिए ऐसे दिन होते हैं कि हम शायद बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। और रोज़े, नमाज, तरावी मेरे घर पे होती है। उसके बाद जाहिर बात है कि अब रात जागने वाले लोग हैं। रमज़ान में सारी रात हम जागते हैं, सहरी करके फिर सोते हैं नमाज पढ़ के फजर की। तो कराची में जाहिर बात है कि खारादर या बॉम्बे बाज़ार एक ऐसा इलाका है जहाँ सारी रात एक्टिविटीज़ होती है। सहरी के बाद लोग घरों पे जाते हैं। तो एक आदत छोटी सी उम्र थी जब से है, तो अभी तक वो चीज़ें हमने कम नहीं की। जैसे आलू छोले हैं, चाट है, मालपूरा हो गया। मालपूरा है, तो ये रेगुलर बेसिस पे हम खाने के लिए जाते हैं। कोई भी मेहमान आता है तो उनके लिए चीज़ें मंगवा भी लेते अच्छा। हैं। फिर सहरी करने के बाद फिर हमारा कराची क्लब में सहरी का इंतज़ाम होता है। कभी कभी हम वहाँ चले जाते हैं, कभी अपने घर पे कर लेते हैं। और जो हो सकता है लोगों के लिए भी हम इंतज़ाम करते हैं ताकि हर आदमी इस टाइम पे, जाहिर बात है होटलों में बहुत आसानी से चीज़ें नहीं मिलती। 1:30-2 बजे जो होटल होते हैं बंद हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि सारी आवाम के साथ मिल के
सहरी भी करें, रोज़ा भी रखें और मुल्क के लिए दुआ भी करें। माशाल्लाह से ईद उल अदा के मौके पे हमने देखा था कि आपने बहुत बड़ी कुर्बानी की, इसके अंदर बहुत सारी बेलें थी और हमें ये भी पता चला कि कोई भी खरीदार अगर व्यापारी के पास जाता है और कोई बड़ा जानवर पसंद आता है तो खरीदार कहते हैं भाई ये कितने का है, तो वो कहते हैं भाई दिस इज नॉट फॉर सेलिंग, ये जो है हमारे डैडी साहब ने खरीद लिया है। तो उसकी क्या वजह है? सुन्नत इब्राहिम को आप फॉलो देखें, करते हैं? सुन्नत इब्राहिमी की अगर बात करेंगे हम्म, तो वो जो कुर्बानी थी वो तो इंसान इम्पॉसिबल है, वो कर भी नहीं सकता दे बिल्कुल। सकता है, ठीक है ना। हम्म, लेकिन उसी हवाले से हम ये कुर्बानी करते हैं, हम्म, ठीक है हम्म, ना। अब उस कुर्बानी में अल्लाह ताला ने अगर आपको नवाजा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो अच्छे जानवर काटने चाहिए, ठीक है। हम हल्के जानवर भी काट सकते हैं और जो हमारे ऊपर कुर्बानी जो वाजिब है वो अदा हो जाएगी। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जिस मिसाल से हम आगे चलते हैं, मुझे इतना याद है कि जब डिफेंस में हम आए थे, तो जब कुर्बानी के लिए बड़े जानवर लाए तो डिफेंस में जानवर कभी मैंने देखे नहीं थे। अच्छा, मैं डिफेंस में रहने आया हूँ 98 में। 1998, ठीक है। बिफोर 98 हम निस्तर पार्क पे रहते थे। तो यहाँ थोड़ा सा माहौल था, जब हम जानवर लेके आए तो डिफेंस वालों की सिक्योरिटी का इशू बना। उनका ये ख्याल था कि आप अगर शुरू में जानवर लेके आ जाएंगे तो यहाँ तो रश लग जाएगा। उनकी बात भी गलत नहीं थी, लेकिन हमने कहा यहाँ कुत्ते भी तो लोगों के घरों में हैं, हम्म, वो तो हलाल भी नहीं है, हम्म, ये तो हलाल है और ये तो हम पे वाजिब है कुर्बानी। अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो फर्ज है आपके ऊपर। तो बहरहाल डिफेंस वाले भी, जाहिर बात है वो भी मुसलमान हैं, उनको भी एहसास हुआ कि वो जो भी बात कर रहे हैं शायद वो सही नहीं है, और उन्होंने हमें ये कहा कि ठीक है आप जानवर ले आए, लेकिन 1-2 दिन पहले ले आए। हम्म। तो हमने वहाँ जानवर बांधने शुरू कर दिए। फिर हमारा सामने प्लॉट भी था तो उस पर हमने जानवर उस बांधने वक्त शुरू कितने किए। जानवर लिए थे आपने जानवर तो 30, 40, 50, उस 60, वक्त? सब हर साल इतने ही होते हैं। हम्म। कभी 2-4 कम हो जाते हैं, कभी 2-4 इस ज्यादा बार हो माशाल्लाह जाते से हैं। कितने किए लेकिन थे? उसमें ऊँट भी होते हैं, बेल भी होते हैं, गाय भी होती है, बकरे भी इस होते बार हैं। माशाल्लाह से आपने कितनी वैस की थी? तो इस दफा भी तकरीबन वही 50 से तो ऊपर ही थे। लेकिन जो जानवर हम लाते हैं, मेरा एक दोस्त है आमिर, यूनाइटेड वाला। हम्म, मैं समझता हूँ मैंने बड़े बड़े पाकिस्तान में लोग देखे हैं, जित जो बछड़ी वो बंदा बना सकता है इस पाकिस्तान में। मछली? मतलब अच्छा, ओके, गाय, गाय, ठीक है। मतलब पाकिस्तान में कोई मैच नहीं है उसका, क्या नाम है उसका? खूबसूरती में उसका जवाब नहीं। आमिर यूनाइटेड, हाँ, यूनाइटेड बेकरी भी हाँ, उनकी है। अच्छा, उसको शौक है और वो, मैं समझता हूँ कि इस साल भी मैंने उसी से लिए वो थे। खुद बनाते हैं क्या? खुद वो पालता है ओके, और पूरा साल पालते हैं उसे? बछड़ी को पालता है वो, और वो ठीक है। दिल से पालता है। हम्म, और इतनी खूबसूरत गाय मैंने आज तक, मैं सालों साल से उसका लेता था, बीच में 3-4 साल गायब हो गया था तो हमें बड़ी मुश्किलात होती थी, लेकिन हम्म, इस 2 साल से फिर वापस आ गया। तो मैं समझता हूँ अगर मेरे पास सऊदी कौंसल जनरल भी आते थे, वो कहते थे यार आप इतने खूबसूरत जानवर कैसे ले आते हो, हम्म। ये तो हमारे बादशाह के लिए दो, वो बड़े खुश होंगे। ये भी वो, ये भी हाँ, कहन है हमारे और ये लिए। सऊदी कौंसल, कुवैत के, ये सब आते होते थे। लेकिन बाद में क्योंकि वो रश बहुत लगने लगा था, तो अब हजारों लोग वहाँ आ जाते थे तो रोड ब्लॉक हो जाता था। और डीएचए का ये भी था कि सर अब आप, पहले तो आपकी बात हमने मान ली थी, लेकिन अब आप खुद बताएं कि ये पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। तो फिर हमने, हमारा जो गोल्फ क्लब के सामने प्लॉट है, आर्केडियन के नाम से प्रोजेक्ट है, फिर हमने वहाँ बांधने शुरू कर दिए। तो अपनी सोसाइटी क्यों नहीं बनाते? देखें, मेरा अपना ख्याल है कि अगर मैं इस वक्त अगर बात करूं ना, पहले मैं लोगों से कहता था यार आप जानवर, अपने बच्चों को जानवर दिखाएं, खून बहता हुआ दिखाएं, उनके शौक को बढ़ाएं, ये हमारे ऊपर वाजिब वाजिब है है, वाजिब कुर्बानी, है। और हमें हमें अपने बच्चों को ये सारी चीजें बतानी चाहिए। तो वो लोग कहते थे नहीं हमने तो फलां को दे दिया, फलां को दे देते, वो हमारी कुर्बानी कर देते। मैंने कहा देखें, हिस्सा डाल देते हैं। हिस्सा डालने से बेहतर है कि अपने हाथ से जानवर काटें, अपने बच्चों में ये शौक को मजबूत करें। हम्म, आप ये बर्गर ना बने कि हमने हिस्सा डाल दिया, हमने उसको हम्म, कह दिया, ये बुरी बात है। अगर आपको अल्लाह ने दिया हुआ है और आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप जानवर को पाल सकते हैं, रख सकते हैं, अगर आपकी उससे मोहब्बत क्रिएट होती है और उस खूबसूरत जानवर को काटते हैं,
तो उसकी खुशी ज़्यादा आपको महसूस होगी। हम्म, तो फिर हमने देखा कि डिफायंस में 98 के बाद मैं 2001 के बाद जो मैंने देखा है, रश लग गया। हर गली में कहीं भी आप चले जाओ, टेंट लगा होता है हम्म, और जानवर बंधे होते हैं, और एक से एक। पहले तो हम बड़े जानवर लाते थे, अब तो हमसे भी बहुत बड़े बड़े जानवर लोग ला रहे हैं हम्म, और काट रहे हैं, और इसकी हमें खुशी है, इसका हम्म। कोई अफसोस नहीं और है। आप समझते हैं ये ट्रेडिशन जो है आपने है? और इससे मैं ये समझता हूँ कि लोगों को अल्लाह ने दिया है, तो ये कारोबार भी है लोगों के लिए, कारोबार भी सुन्नत है। तो लोग उस सुन्नत पे भी अमल करें, सुन्नत इब्राहिमी पे भी अमल हाँ, करें, और दिल खोल के खर्च करें। और जो सबसे बड़ी बात है, कुरान शरीफ में जगह जगह आपको एक बात लिखी हुई मिलेगी कि खर्च करो, खर्च करो। मुझे कंजूसी मत कोई करो। एक जगह ऐसी दिखा दो जिसमें ये कहा हो कि जमा करो। हम्म, तो हमारे दीन ने तो हमें हर जगह ये बताया, और ये तो अल्लाह की राह पे खर्च है। हम्म, और ये तो आप गोश आप रख भी नहीं सकते, ये आपको बांटना पड़ता है, और लाखों लोग उससे फायदा उठाते हैं। तो ये ऐसे खर्चे हैं जो आपको करने चाहिए, हम्म। और ये आपकी और ये आखिरत शौक के आपको लिए बढ़ाना चाहिए। बेहतर है। बिल्कुल। तो मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ इन हम्म, कुर्बानियों से। बहुत सारे लोग हैं क्रिटिसाइज करते थे, वो ये समझते हैं दिखावा भी है। मैं कहता अगर दिखावा भी है, फिर भी ये बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ वापस आते हैं। आपने इमरान खान की गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट किया और शाना बशाना खड़े रहे, दे- बट उनकी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। उनकी जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे वादे बनाए गए थे। गवर्नर जो उनके थे सिंध के, इमरान इस्माइल, उन्होंने ये कहा था कि गवर्नर हाउस अवामी बनाएंगे, उसके लिए यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बहुत सारे वादे जो थे वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, पर जो अभी मौजूदा गवर्नर हैं, जो मेरे वालिद भी हैं, उनने वो वादे कंप्लीट भी किए जब उनका काम भी नहीं था। गवर्नर हाउस, बेल ऑफ होप, आईटी इनिशिएटिव, राशन इनिशिएटिव, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, मैं इमरान खान को मैंने सपोर्ट किया था, और शाना और बशाना खड़े रहे, मैं उनका सपोर्टर हूँ। अभी भी हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन मैं अपने मुल्क को पहले देखता हूँ, ठीक है, बाकी चीजें मेरे लिए बाद में है। ठीक है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनके दौर में ये कहा गया था गवर्नर हाउस लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। हुँ, और ये भी सही है कि आपके वालिद साहब ने वो कमिटमेंट पूरी की। हुँ। गवर्नर हाउस हर एक के लिए बिल्कुल खुला हुआ है। उन्होंने आईटी के हवाले से बहुत बड़ा काम किया है, उसमें कोई शक नहीं है। गवर्नर हाउस के अंदर आईटी जितनी क्लासेस भी उनकी है। तारीफ की जाए कम है। उनकी उनके बारे में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशन से 10 गुना ज्यादा काम किया। हुँ, फिर दूसरा, उन्होंने गुर्बत के लिए भी काम किया, गरीब आवाम के लिए वेलफेयर का बहुत बड़ा काम किया। हुँ, तो फिर तीसरा, इन्होंने सारे फ़िक़्ह के लोग, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो कोई हो, आगा खानी हो, बोरी हो, उन्होंने सबको एक साथ खड़ा किया। ये भी मैं क्रेडिट देता हूँ उनको। और ये साबित करती है ये सारी चीज़ें कि इनके पास एक कैपेसिटी है, और इनको अगर कोई रोल दिया जाएगा तो वाक़ई ये मुल्क के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। हुँ। आप स्पॉन्सर थे कराची किंग्स के लिए, एयरवाई के लिए टू बी एग्जैक्ट। एयरवाई को आपने स्पॉन्सर किया और आप क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं। पर जो अब के बाद जो हमारी जो टीम ने सपोर्ट, जो भी हमारा आप कह सकते हैं जो वर्ल्ड कप हो रहा था यूएस के अंदर, पर हम उनने हमें इतना अच्छा एक फीडबैक नहीं दिया। तो उसके बारे में आपकी क्या राय थी? उसको क्या रिएक्शन था आपका? देखें, पाकिस्तान की टीम को डेफिनेट हमने सपोर्ट भी करना है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उनसे जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशन पे नहीं पूरे उतरे? नहीं उतरे। और ये मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान की टीम को एक अच्छे कोच की ज़रूरत है, और वो कोच इस टीम को बनाए। हम ये समझते हैं कि 2 या 3 महीने का इनके लिए कैंप लगाने की ज़रूरत है। हुँ, उसमें 70 से 80 लड़कों को आपको लाना है, जो पूरे पाकिस्तान के इकट्ठे हों। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जब टूर्नामेंट हो रहा होता है, उस 15 दिन पहले हम टूर्नामेंट की बात शुरू करना चाहते हैं। हमारे प्लेयर मुख्तलिफ जगहों पे खेलने चले जाते हैं, और वो एज ए टीम वैसा नहीं बन हमें पाते। ठीक है। हर आदमी इंडिविजुअल गेम के तौर पे पर खेल एक रहा इशू ये होता है। लोग ये भी कहते तो हैं। नहीं, सॉरी। मैं आपको ये बता दूं, तो हमारे जो भी हैं बोर्ड के बड़े, उनको पाकिस्तानी टीम को मजबूत करना है, तो उनके लिए कैंप लगाएं, और उस कैंप में अगर कोई बड़ा प्लेयर नहीं आता तो उसको पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हुँ, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी टीम को मजबूत करने का सिर्फ एक ही मेरे पास
सजेशन है, और वो सजेशन ये है कि 1 महीना मिनिमम और साल में 3 महीने इनके कैंप लगने चाहिए, और उस कैंप में ये इकट्ठे प्रैक्टिस करें। अगर वो ये नहीं कर सकते तो उनको टीम के अंदर भले उनकी परफॉर्मेंस हो तो ये आपकी ना दरख्वास्त लिया है। जाए, ठीक है। ताकि ये एक टीम बन के खेले। हमारी टीम डिवाइड दिखती है और ये डिवाइड हमें डैमेज करता है, और हमें उससे सीखने की ज़रूरत है। जो गलती हो गई, ये टीम ने बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस भी दी है, तो हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये कुछ नहीं करते। कुछ परफॉर्मेंस इनकी आ भी जाती है और कुछ नहीं आती है। हमारे साथ इनको ये है कि ये जो T20 जो है ना, ये बहुत फास्ट क्रिकेट है, हम्म। और पाकिस्तान को चाहिए कि दुनिया की क्रिकेट जो हो रही है उसके लिए उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह लेके आए, उनके बॉलर्स को भी दिखाया जाए कि किस तरह गेंदे वो कर रहे हैं। और आपको उसको कोच की जिम्मेदारी है, जो बैटिंग कोच है, कि उनको बताए कि भाई ये ज्यादातर गेंदे शॉर्ट कर रहा है, गुड लेंथ से उठा रहा है। एनालाइज करें उसको। हाँ, तो उसको एनालाइज करें और उनको फिर उस पर ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है। तो उसके लिए जाहिर बात है, जो मैंने बात की कि कैंप लगाने की ये जरूरत आपकी है, दरखास्त है चेयरमैन पीसीबी से। ये मैं समझता हूँ जो भी करता धरता है उनसे। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल जो है, ये सवाल ना ही मेरी टीम से, टीम में जो मेंबर्स है शायद उनका भी हो, ना ही मेरी तरफ से। ये बेसिकली ये आवाम का सवाल है कि इलेक्ट्रिक ने लोग की नाक पे दम करके रखा हुआ है। लोग परेशान हैं, ओवर बिलिंग हो रही है, और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रहे। के इलेक्ट्रिक से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसको आप कैसे एज ए बिजनेसमैन आप इसको कैसे टेक कर रहे हैं? देखें, हर चीज का ब्लेम उसको दिया जाए जो उसका जिम्मेदार है। के इलेक्ट्रिक को हम ब्लेम नहीं दे सकते। ठीक है। उसकी वजह है कि इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में अल जमाया ने इन्वेस्टमेंट की है, अब आरिफ अबराज ने इन्वेस्टमेंट की है। अब 2004-5 में ये लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, और आज तक उन्होंने एक धेला नहीं कमाया। हम्म। और पाकिस्तान में अगर ये इन्वेस्टमेंट आप दूसरी साइड पे चले जाएं, जो आईपीपी है, उन्होंने जो की है वो हजार गुना प्रॉफिट उठा चुका है। 10 रुपए लगा के 100 रुपए कमा चुके हैं। कमाए हैं। और के इलेक्ट्रिक वाहिद इदारा है जिसने एक टका नहीं कमाया, और हम उसको गालियां दें। भाई, ठीक है। ये सारी रोंग डूइंग गवर्नमेंट की है, हम्म। और उसको हम कसूरवार के इलेक्ट्रिक को नहीं कर सकते। हम्म। या तो के इलेक्ट्रिक यहाँ से डिविडेंड लेके गया हो तो आप उनको बोले, उसे पैसे कमाए होंगे। देखिए, के इलेक्ट्रिक ने आपके लाइन लॉसेस कम किए हैं, बिल्कुल। उनकी परफॉर्मेंस बेहतर भी है। अब वो लोड शेडिंग कर रहे हैं, लेकिन वो लोड शेडिंग नहीं करते तो वो लॉस देंगे कहाँ से? हम्म। अब उनको जाहिर बात है, रेट तो गवर्नमेंट ने बढ़ाए है ना, अब उनको भी पैसे लेने हैं लोगों से। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जिस इलाके में लोड शेडिंग, जिधर से बिल रिकवर नहीं होता, और लोड शेडिंग वहां ज्यादा करते हैं, जो है गलत। लेकिन हम वो क्या उनके कर पास भी सकते हैं? कोई और उनके चांस नहीं उनके है। पास कोई वे नहीं है ना। आप उनको कितना मारोगे? हमारी गवर्नमेंट को जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्ट्रिक के मसले हल करे, ताकि के इलेक्ट्रिक अवाम को फैसिलिटीज दे। और जितने भी सवाल थे अब वो सारा मलबा सब अवाम बेचारी, जाहिर बात है, परेशान है। परेशानियों में उनको के इलेक्ट्रिक दिखता है, और वो इनके बारे में बोलते हैं। वो बात उनकी सही है, लेकिन मैंने पहले भी एक कहा था, उस सवाल में मैंने कहा कि हमें पुअर को सपोर्ट करने की जरूरत है। के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को अगर पैसा नहीं मिलता तो जाहिर बात है वो लोड शेडिंग कर रहा है। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि जो पुअर के रेट, आपने इलेक्ट्रिसिटी के रेट बहुत बढ़ा दिए। अब 60 रुपए की इलेक्ट्रिक पहले 2 रुपए की थी, आज 60 रुपए की है। 10 रुपए तक तो आप बिल पे कर सकते हैं, 60 रुपए तक कोई भी पे नहीं कर सकता। एक आदमी की तनख्वाह 30,000 रुपए है, और वो 15,000 इलेक्ट्रिक का बिल बगैर एयर कंडीशन के कैसे दे सकता है? तो ये तो हमें सोचना चाहिए ना। हम गवर्नमेंट जिससे ये रेट बढ़ाए हैं, अब जाहिर बात है कि उन्होंने बढ़ाया इसलिए है कि उनको सब्सिडी खत्म करनी है। अब वो सब्सिडी खत्म करने के लिए रेट बढ़ाए हैं, तो आम आदमी मुतासिर हुआ है, उसकी वजह से लोग रोडों पे आए। तो अब इन सब के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन जनरेट करके इनको सोलर में शिफ्ट करने की जरूरत है, ताकि उनका बर्डन कम हो। अवाम का गुस्सा गलत नहीं है, हम उनको नहीं कह सकते। उनके सामने के इलेक्ट्रिक है तो वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट ये सारी चीजों को समझती है, उसको पता है कि कसूरवार कौन है। कसूरवार गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा और इस मसले का हल निकालना होगा, क्योंकि यहाँ कराची में इतनी बड़ी लोड शेडिंग करके आप मुल्क नहीं चला सकते। तो ये सीरियस इशू है,
और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, हम उनके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके मसले हल करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, और ये करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो बिल आज आ रहा है, ये आम आदमी नहीं दे सकता। मैंने पॉडकास्ट भी किया था मोनेस अलवी साहब जो हैं सीईओ के इलेक्ट्रिक, उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले साल 31 अरब के इलेक्ट्रिक ने लॉस किया है। पर उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि जहाँ से वो बिजली खरीदते हैं वहाँ से उनको महंगी मिल रही है, तो उनके पास और कोई वे नहीं है। देखें, मैं जितनी बिजली जब के इलेक्ट्रिक टेक ओवर किया, तो हमें तो इनको अवार्ड देना चाहिए कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बिल्कुल थी। देना चाहिए। इन्होंने लाइन लॉसेस कम किए, किसी ने इनको बेचारों को अच्छी तरह बात नहीं की है। हुँ, तो आज हम इनको ब्लेम दे रहे हैं, लेकिन अवाम को पता नहीं है ये सारी चीजों का, हुँ, और अवाम के सामने के इलेक्ट्रिक है। लेकिन ये मसला हल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और नहीं करेंगी तो ये मसाइल बढ़ते जाएंगे। पाकिस्तान में एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होगी, पाकिस्तान उतना ज्यादा नुकसान में जाएगा। ठीक है। तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस नीचे आएगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, आज का पॉडकास्ट यहीं पर ही एंड करते हैं, आपसे इजाज़त चाहिए। You guys, you heard the man himself, जनाब अकील करीम टेरी साहब। We enjoyed and we had a very fruitful conversation, and we also did a rapid fire which was quite interesting। तो आज के पॉडकास्ट में आपका इजाज़त लेता हूँ। ज़ैद खान टेसोरी signing out।